बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज़ मेजरमेंट। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। और ये बुक है हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। वो बच्चे जो फेडरल बोर्ड से बिलोंग करते हैं उनकी एक्सरसाइज के मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? नेम सेवरल रिपीटेटिव फिनोमेनास। रिपीटेटिव फिनोमेना का मतलब ऐसे फिनोमेना, ऐसे अमल जो बार बार दोहराए जाएं, रिपीट हों, खुद को रिपीट करें। अकरिंग इन द नेचर, कुदरती तौर पर जो पाए जाते हैं। विच कुड सर्व एज अ रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड, ऐसे कुदरती अवामिल बताने हैं जो खुद को रिपीट भी करते हों, ठीक है, और उनको हम किस तरह से टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको टाइम स्टैंडर्ड का पता होना चाहिए। टाइम स्टैंडर्ड क्या होता है, ठीक है। देखो बच्चों, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आप पहले उसका एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं। उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके आप चीज़ों को मेजर करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कोई मेजरमेंट हो सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, चाहे वो लेंथ हो, मैस हो, टाइम हो, कुछ भी हो। तो उसके लिए पहले आप एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं, फिर उस स्टैंडर्ड के साथ आप कंपेयर करते हैं और फिर आप क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। वो क्वांटिटी जिसके साथ आपने कंपेयर किया वो आपका स्टैंडर्ड है। एग्जाम्पल बता दूं आपको, एक टब में वाटर पड़ा हुआ है, घर में आप बैठे हुए, आपसे पूछा जाता है कि इस टब में कितना पानी पड़ा हुआ है। अब आपके पास कोई लीटर का बाउल नहीं, कोई कुछ नहीं है। आपने क्या किया, घर में देखा किचन में एक गिलास पड़ा हुआ है, उस गिलास को आपने एक स्टैंडर्ड बना लिया, ठीक है। और उस स्टैंडर्ड बना के आपने क्या किया, उसको उसके साथ मेजर करते गए, ठीक है, कंपेरिजन करते गए। तो ये क्या है, आपके पास एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। 250 ml का एक गिलास होता है, वो आपके पास एक स्टैंडर्ड है। अब आपने क्या किया, उसके साथ इसको वाटर को मेजर किया, आपने बता दिया 250 गिलास है, इसके अंदर टब के अंदर वाटर 250 गिलास है। तो आपने क्या किया, एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया, उस स्टैंडर्ड के साथ उसके वॉल्यूम को कंपेयर कर लिया आपने। मिल्क के लिए भी ऐसे ही करते हैं। 1 लीटर का बाउल रखा हुआ है, उसके साथ हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, जितना भी मेजर करना है मेजर करते हैं। तो क्या किया, एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया और उसकी हेल्प से हम क्वांटिटी की मेजरमेंट कर रहे हैं। इसी तरह टाइम को मेजर करने के लिए भी हम कुछ स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे और उसकी हेल्प से हम टाइम को मेजर करेंगे, ठीक है। चलिए जानते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी। एनी फिनोमेना दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, कोई भी ऐसा फिनोमेना जो एक ख़ास वक्त के बाद खुद को रिपीट करे, कैन बी यूज्ड एज अ टाइम स्टैंडर्ड, उसको आप एज अ टाइम स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसकी एग्जांपल है हमारे पास, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ जो है अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। और आपको पता है कि हर 24 घंटे के बाद अर्थ जो है वो अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है, जिससे दिन और रात बनते हैं, ठीक है। दिन और रात बनने का अमल इसी वजह से होता है क्योंकि अर्थ की स्पिनिंग मोशन होती है, राइट, अबाउट इट एक्सिस। तो हर 24 घंटे के बाद वो एक चक्कर जो है वो मुकम्मल करती है। अब ये देख लें, ये रिपीटेटिव फिनोमेना है क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। और एक ख़ास ड्यूरेशन 24 आवर के बाद ही ये फिनोमेना हो रहा है, ओके। तो एक तो ये बार बार रिपीट भी हो रहा है और दूसरा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर हो रहा है, यानी 24 घंटे के अंदर हो रहा है। तो इसको हम ले सकते हैं एज अ टाइम स्टैंडर्ड, इसको हम एक टाइम का स्टैंडर्ड बना सकते हैं। अब हम काम कर रहे हैं तो हमसे कोई पूछे कि आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं, तो हम बताते हैं हम 25 दिन से यहाँ काम कर रहे हैं। 25 दिन से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, डे को एक स्टैंडर्ड बनाया। 24 आवर का जो डे है ना, इसको आपने एक स्टैंडर्ड बनाया और आपने अपना टाइम बता दिया कि मैं 25 दिन से यहाँ काम कर रहा हूँ या मैंने 25 दिन यहाँ पर काम किया है। तो आपने क्या किया, एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया और उसके साथ अपने टाइम की क्वांटिटी को कंपेयर करके आपने मेजर कर लिया। इस तरह से आप कह सकते हैं कि रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जो कि 1 डे बनता है, ये हम एज अ टाइम स्टैंडर्ड ले सकते हैं। नंबर 2, एटॉमिक वाइब्रेशंस इन द सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, ख़ास वक्त के बाद एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है, फिर अगली वाइब्रेशन, फिर अगली वाइब्रेशन, फिर अगली वाइब्रेशन करते रहते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। तो बच्चों हो क्या रहा है, यहाँ पर वाइब्रेशन जो है वो ख़ास वक्त के बाद दोबारा, एक वाइब्रेशन के बाद दूसरी वाइब्रेशन, दूसरी के बाद तीसरी, बार बार ऐसे 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 ये रिपीट हो रही वाइब्रेशंस, ठीक है। और एक ख़ास टाइम के बाद हो रही है, इक्वल टाइम है तकरीबन, ठीक है। तो इसको भी हम एज अ टाइम स्टैंडर्ड ले सकते हैं, इसकी हेल्प से भी हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन शॉर्ट टाइम को। थर्ड हमारे पास आता है रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। मून जो है वो एक ख़ास वक्त के अंदर
अर्थ के गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करता है, उसको हम ले सकते हैं एज अ टाइम स्टैंडर्ड। इस तरह से ऐसे तमाम फिनोमेना जो खुद को रिपीट करते हैं एक ख़ास टाइम इंटरवल के बाद, उनको हम एज अ टाइम स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हैं और उनकी हेल्प से हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं, गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज़ द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। जो एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, वो भी वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है ऐसे ऐसे, ठीक है। अब उसके जो टाइम है एक वाइब्रेशन का कंप्लीट करने का, अप्रोक्सीमेटली दूसरा भी उतना ही होता है। अगर हम ए रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें तो वो तकरीबन उतना ही रहता है, ठीक है। तो अब उसको अगर हम टाइम स्टैंडर्ड ले लें तो क्या उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। पहले आपको ये बता दूं बच्चों, हमेशा याद रखें टाइम स्टैंडर्ड वो लेंगे जिसके अंदर वेरिएशन ना आ सके, जिसके अंदर वेरिएशन ना आ सके। अगर उसमें वेरिएशन आ जाएंगी तो फिर वो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। जैसे देखें, अब हम जो मैस मेजर करते हैं ना 1 किलोग्राम, पूरी दुनिया के अंदर 1 किलोग्राम एक जितनी क्वांटिटी है पूरी दुनिया में। कहीं भी आप 1 किलोग्राम का नाम लेंगे वो क्वांटिटी कितनी होगी वो समझ जाएंगे। हम ये नहीं कह सकते पाकिस्तानी 1 किलोग्राम बड़ा होता है या यूरोपियन कंट्रीज़ का 1 किलोग्राम छोटा होता है, ठीक है। तो किसका 1 किलोग्राम बड़ा है, किसका 1 किलोग्राम छोटा है, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर एक ही स्टैंडर्ड है 1 किलोग्राम, ठीक है। तो ये बात आप याद रखें, स्टैंडर्ड के अंदर किसी किस्म की वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था कि हम अगर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम को टाइम स्टैंडर्ड लें तो उसके क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। ड्रॉबैक्स इसके अंदर आप ये देखेंगे कि ये एज अ स्टैंडर्ड यूज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर चेंजिंग आ सकती है, प्लेस टू प्लेस ये डिफरेंट हो सकता है। कैसे डिफरेंट हो सकता है मैं अभी आपको सिखाता हूँ। देखिए, द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। टाइम का फॉर्मूला आता है ना आपको टाइम पीरियड का, T इज इक्वल टू 2π√L/g। इसके अंदर लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, और ये टाइम पीरियड इन्हीं दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो अब देखिए, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है जी की वैल्यू मुख्तलिफ हो सकती है। अगर कोई पहाड़ी इलाका है ऊपर चलेंगे वहाँ पर जी की वैल्यू कुछ और होगी, अगर कोई मैदानी इलाका है वहाँ पर जी की वैल्यू कुछ और होगी। तो मुख्तलिफ हाइट के ऊपर इसकी वैल्यू जी की चेंज हो जाती है। जब जी की वैल्यू चेंज होगी तो डेफिनेटली टाइम पीरियड भी चेंज होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको एज अ स्टैंडर्ड लेंगे तो कहीं पे हमें टाइम पीरियड का जो है वो शॉर्ट इंटरवल मिलेगा, कहीं पे ज़्यादा मिलेगा, पहाड़ी इलाकों में कुछ और मिलेगा, ज़मीनी इलाकों में कुछ और मिलेगा। तो ये तो डिफरेंस आ गया, इसमें वेरिएशन आ गई, फिर हम कैसे इसको एज अ टाइम स्टैंडर्ड ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पॉइंट्स आप किस तरह से लिखेंगे, चेंज इन लेंथ काज बाय द चेंज इन पीरियड। अब देखिए, जो चेंज इन लेंथ है ना, दूसरी नंबर पे यहाँ पर है चेंज इन लेंथ। लेंथ अगर हमने जो लेंथ सेलेक्ट की है पेंडुलम के लिए, हो सकता है कोई और बंदा वो लेंथ ना सेलेक्ट करे, या उससे थोड़ी बड़ी लेंथ हो जाए या थोड़ी सी छोटी लेंथ हो जाए, थोड़ा फ़र्क आ जाए। तो लेंथ के चेंज होने से भी टाइम पीरियड चेंज हो जाता है। तो यकीनन अगर हमारे पास जो हमने पेंडुलम की लेंथ रखी है, कोई और उस लेंथ को ना फॉलो करे, कुछ ने कुछ ज़्यादा रख ली या कुछ कम रख ली, तो यकीनन उसका टाइम पीरियड जो है वो चेंज हो जाएगा, उसका टाइम पीरियड चेंज होगा, हमसे डिफरेंट होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप ये बताएंगे, वैल्यू ऑफ जी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जी की वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। अब हर जगह जी की वैल्यू एक जैसी नहीं है। अगर आप लेंथ सेम रख भी लें तो पहाड़ी इलाकों में कुछ और वैल्यू मिलेगी टाइम पीरियड की, और मैदानी इलाकों में कुछ और मिलेगी। इस तरह से आप इसको भी ऐसा टाइम स्टैंडर्ड नहीं ले सकते, क्योंकि जी की वजह से भी इसके अंदर वेरिएशन आ सकती है। एक और फैक्टर भी है, एयर रेजिस्टेंस, एयर प्रेशर, एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली जो टाइम पीरियड है वो रिड्यूस हो जाएगा। जहाँ पे तेज़ हवा चल रही है प्रेशर के साथ, वहाँ पे वाइब्रेशन का टाइम जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उस बाल को, जो कि पेंडुलम के बाल है जिसने मूव करना है, उसको बहुत ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस का सामना होगा, तो यकीनन उसका टाइम पीरियड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो इस टाइम पीरियड के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। लेंथ में फ़र्क आ गया, टाइम पीरियड मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ हो जाएगा। जी की वैल्यू चेंज होने की वजह से टाइम पीरियड मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ हो जाएगा। एयर रेजिस्टेंस, एयर प्रेशर मुख्तलिफ होने की वजह से भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इसका टाइम पीरियड मुख्तलिफ होगा। तो इसलिए हम टाइम पीरियड को एज अ स्टैंडर्ड नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? उसकी रीज़न ये है
कि ये एक जैसा नहीं रहता। स्टैंडर्ड वो होता है कि पूरी दुनिया के अंदर, जैसे हम किलोग्राम की बात करते हैं, पूरी दुनिया में चले जाए 1 किलोग्राम का मतलब जितनी क्वांटिटी हम समझते हैं उतनी ही क्वांटिटी वो भी समझते हैं और सेम क्वांटिटी होगी। वो ये नहीं कह सकता कि हमारा 1 किलोग्राम ज़्यादा है या दूसरों का 1 किलोग्राम कम है, हमेशा एक ही समझे। जैसे लेंथ की बात कर लें तो मीटर पूरी दुनिया में एक जितनी लेंथ होगी मीटर, ठीक है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा मीटर बड़ा है और उनका मीटर जो है वो छोटा है। सही हो गया। तो बच्चों अब आपको समझ आ गई होगी कि हम क्यों टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम को यूज़ नहीं कर सकते एज अ टाइम स्टैंडर्ड, या अगर यूज़ करते हैं तो उसके क्या ड्रॉबैक्स होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1.3 पे आ जाए। वाई डू वी फाउंड इट यूजफुल टू हैव द 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज किलोग्राम एंड मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हमने 2 यूनिट क्यों रखे? एक हम किलोग्राम भी इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा हम मोल का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो एक यूनिट है ना किलोग्राम, वो किलोग्राम बताता है कि किसी भी बॉडी के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर है, ठीक है, कितना मैस पाया जाता है उसके अंदर, वो उसकी मेजर करेगा। 1 किलोग्राम मैस है, 2 किलोग्राम मैस है, 3 किलोग्राम मैस है। और जो मोल है ना, एक और जो यूनिट है, वो बेसिकली हमारे पास तादाद को बताता है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम 1 मोल ले लेते हैं किसी सब्सटेंस का, ठीक है, 1 मोल अगर हम वाटर की बात करें, क्योंकि वाटर एक मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर उसके अंदर पार्टिकल मौजूद होंगे, ठीक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि 1 मोल हमारे पास किसी एटम का है, तो उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जब हमें तादाद से ताल्लुक़ होता है, हम ये काउंट करना चाहते हैं कि इस सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कितने एटम्स पाए जाते हैं, या मॉलिक्यूल्स या आयंस पाए जाते हैं, तो तब हम यूज़ करते हैं मोल को। और जब हमें ये चेक करना होता है कि इस बॉडी के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर है, तो तब हम किलोग्राम यानी हम मैस मेजर करते हैं, ठीक है। 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। तो इसका आंसर आप यूँ लिखेंगे, देयर आर 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नंबर 1, वी यूज़ मोल फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। जब आपने काउंटिंग करनी होती है कि इस सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल पाए जाते हैं, कितने आयंस पाए जाते हैं, कितने हमारे पास कोई एटम्स या मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, तो फिर हम यूज़ करते हैं मोल को, ठीक है। और नंबर 2 पे वी यूज़ किलोग्राम फॉर कैलकुलेटिंग द मैस ऑफ द सब्सटेंस। हम ये चेक करना चाहते हैं कि बॉडी में कितनी क्वांटिटी ऑफ मैस है, तो उसके लिए हम किलोग्राम यूज़ करेंगे। तो सिंपली मोल फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड किलोग्राम फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ मैस, कि कितना मैस इसके अंदर बॉडी में पाया जाता है। 3 students measure the length with scale on which the minimum deviation is 1 millimeter and recorded as 0.2145 meter, 0.21 meter and 0.214 meter, which is correct and why? बच्चों 3 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कुछ लेंथ मेजर की है एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए। उस इंस्ट्रूमेंट का जो मिनिमम डिवीजन है यानी उसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है, और जो लेंथ ली गई है 3 मीटर्स में बताई गई हैं, वो तीनों लेंथ यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहले आपने ये बताना है कि इसमें से कौन सी करेक्ट है, उसके बाद फिर आप इसकी रीज़न बताएंगे, ठीक है। ओके, तो बच्चों ये जो लीस्ट काउंट है ना, ये मिलीमीटर में है और आपकी जो लेंथ है वो मीटर में है। पहले तो इनके यूनिट सेम करो, ये हो जाएगा जी हमारे पास 0.001 मीटर, इतना इसका लीस्ट काउंट बनेगा। अब याद रखो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो आप लेंथ मेजर करते हैं, जितना उसका लीस्ट काउंट है वो देखें। लीस्ट काउंट में आफ्टर द डेसिमल यहाँ पर 3 डिजिट्स मौजूद हैं, तो आपकी वो मेजरमेंट एक्यूरेट होगी जिसमें आफ्टर द मेजरमेंट 3 डिजिट्स मौजूद हैं। इस इंस्ट्रूमेंट से जो कोई आप मेजरमेंट लेंगे उसमें क्या होगा, आफ्टर द डेसिमल 3 डिजिट्स होंगे, ना उससे ज़्यादा दे सकता है वो इंस्ट्रूमेंट आपको, ना उससे कम दे सकता है। अगर किसी स्टूडेंट ने 0.2145 लिखी है यानी पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं, तो ये गलत है। आपका इंस्ट्रूमेंट 3 से आगे जा ही नहीं सकता, 3 डिजिट से आगे वो नहीं जा सकता, तो ये गलत है। अगर किसी स्टूडेंट ने 0.21 लिखी यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो ये भी गलत है। यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट है 0.214, इसमें आफ्टर द डेसिमल 3 डिजिट्स हैं, तो आपके लीस्ट काउंट में भी आफ्टर द डेसिमल 3 डिजिट्स हैं, तो आपकी वो मेजरमेंट एक्यूरेट होगी जिसमें आफ्टर द डेसिमल 3 डिजिट्स होंगे, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा 0.214 मीटर इज करेक्ट। लीस्ट काउंट इज 1 मिलीमीटर विच इज इक्वल टू 0.01 मीटर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एज स्केल हैज़ द 3 डेसिमल प्लेसेस, सो इट कैन मेजर एक्यूरेटली अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि इसके अंदर 3 डेसिमल प्लेसेस हैं लीस्ट काउंट में, तो जो मेजरमेंट आपको मिलेगी उसमें भी 3 डेसिमल प्लेसेस तक वो एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। इससे ज़्यादा अगर कोई स्टूडेंट लिखता है तो वो एक्यूरेट नहीं होगी, ठीक है।
इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो ये वाली मेजरमेंट है 0.214 ये एक्यूरेट है। ठीक है, फिर से सुन लें, लीस्ट काउंट में आफ्टर द डेसिमल अगर 3 डिजिट्स हैं तो आपकी वो मेजरमेंट एक्यूरेट होगी जिसमें आफ्टर द डेसिमल 3 डिजिट्स होंगे। अगर 4 हैं वो भी गलत है, अगर 2 हैं तो वो भी गलत है। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे पहले 4 क्वेश्चन। अब जो रिमेनिंग है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़।